जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, सोचिए अगर कल से इंडिया की सबसे एडवांस मिसाइल सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी नहीं बल्कि टाटा, अडानी, भारत फोर्ज और महिंद्रा और प्राइवेट इंडियन फर्म जो है वो भी बनाने लगे, तो एशिया का जो मिलिट्री बैलेंस है वो कितना बदल जाएगा। आज तक भारत के जो डायनामिक्स है, जैसे हम बात करते हैं पीएसयू, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग का जो बैकबोन थे, लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है और जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को का जो पूरा इकोसिस्टम है वो बदल कर रख सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्रा MK2 के लिए प्राइवेट कंपनीज को RFP जो है वो इनवाइट किया जाएगा और उसके बाद जो है 500 किलोमीटर रेंज वाले जो प्रलय मिसाइल है वो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए उनका दरवाजा खोला जाने वाला है। तो इसका मकसद है जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसकी बढ़ती डिमांड और डिफेंस एक्सपोर्ट में सपोर्ट, क्योंकि अब यहाँ पर बड़े सवाल निकल कर आते हैं कि क्या इंडियन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका, इसराइल और यूरोप को की जो प्राइवेट डिफेंस जाइंट है उस तरह के का मॉडल भारत अपनाने की कोशिश कर रहा है या उस मॉडल पर जा रहा है। क्या पाकिस्तान और चाइना के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक जो नाइटमेयर है वो ये हो सकता है, और क्या इंडोनेशिया की जो एस्ट्रा मिसाइल में इंटरेस्ट के बाद जो भारत जो है वो ग्लोबल मिसाइल एक्सपोर्टर बनने की राह पर या उस दिशा में एंटर कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन जो है वो सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि जो पूरी ये फाइट है इंडिया की कि बिल्ड फॉर द वर्ल्ड, वो उस स्ट्रेटजी पर भी चल रहा है। तो इसको आज समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से, उस पर बात करने की के लिए मेरे साथ आज मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, DG क्लॉस। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा देश के सामने रखा है। हालांकि ये न्यूज़ एक दो दिन पहले आ चुकी है हिंदुस्तान जी। टाइम्स में, बट जी। न्यूज़ से ज़्यादा न्यूज़ के पीछे क्या है कहानी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कहानी एब्सोल्युटली। है, ये बहुत पहले से ओवरड्यू थी। इसको जी। बोलते हैं ना, इसका मैं बताऊं, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होने के बाद 8 साल हो गए मुझे। तो मैं जब लेफ्टिनेंट कर्नल था, यानी कि 1999 की बात कर रहा हूँ, जब कारगिल युद्ध हुआ था हमारे देश में, उस समय कई लोगों ने बड़ी जोर से आवाज उठाई थी कि प्राइवेटाइजेशन जरूरी है अगर हमको डिफेंस में आत्मनिर्भर होना है। तो इतनी पुरानी कहानी है जो कि चलते चलते आज 2026, मैं कहूँगा 2025 से ये इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक मोमेंटम आया है, एक एक जोर पकड़ा है, एक प्रगति हुई है। देर आए दुरुस्त आए। हालाँकि ये कुछ सालों पहले से शुरू हो गया था ये चीज़, बिल्कुल। लेकिन वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिरने के बाद इसके ऊपर, पूरे डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक तरह से एक एक लगाम सी लग गई थी। लोगों को डर लगता था एक्विजिशन में, प्रोसेसिंग, जी। प्रोविजनिंग में, प्रोक्योरमेंट में। क्यों भाई, कहीं वो सबके दिमाग में बोफर्स और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जी। जिसकी वजह से लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे, या फिर मैं कहूँगा डेलिबरेटली स्लो चलते थे। लेकिन अब उसमें धीरे-धीरे एक पारदर्शिता आई है, एक ओपननेस आई है, और हमने एक मेजर स्केल पे प्राइवेटाइजेशन शुरू किया है। और इसकी जो सबसे बड़ा जो उदाहरण है, वो हुआ था 2025 में, जब फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एमका, एडवांस्ड मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका जो प्रोग्राम था, HAL के साथ-साथ टाटा सिस्टम्स, भारत फोर्ज और L&T कंसोर्टियम, इन तीनों को मिला करके HAL के साथ जोड़ करके उस एमका प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि स्पीडिंग अप जो होगी डेवलपमेंट की एयरक्राफ्ट की, उसके ऊपर मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट होगा। हालांकि इंजन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अभी भी। एवियानिक्स और इंजन, ये दो चीज़ें हैं जो कि मेजर चीज़ें होती हैं एयरक्राफ्ट की। इसमें अभी चैलेंज है, लेकिन जब इरादा दृढ़ हो तो काम हो ही जाता है, और मेरे ख्याल से इसमें पूरे देश का इरादा काफ़ी दृढ़ है। हमारा प्राइवेट सेक्टर काफ़ी एक्टिव है। प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी बात ये होती है कि प्राइवेट सेक्टर अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़रूर ढूँढता है, जिसकी वजह से जो वहाँ काम करते हैं, उनके ऊपर एक
कंटिन्यूअस ओवरवॉच रहता है कि भाई आपने प्रोडक्ट अपना टारगेट पूरा किया या नहीं पूरा किया, या नहीं पूरा किया तो किस कारण से नहीं पूरा किया। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि लोग एश्योर्ड होते हैं, मेरा जॉब है, जॉब तो जाना नहीं है। तो ये जो एक कहानी है, गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुई है कि डीआरडीओ और पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ है, बीडीएल बना रही थी ये, जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आपने डायनामिक्स की बात करी थी ना, भारत के डायनामिक्स की, तो इसको बना भी रही थी, अस्त्रा को भारत डायनामिक्स लिमिटेड बना रही थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। एक्चुअली कहानी यहाँ से शुरू हुई, उनके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था बनिस्पत इसके कि प्राइवेट सेक्टर में जाएं। और इस समय जो है अडानी डिफेंस सिस्टम्स हो गया, या टाटा एडवांस सिस्टम्स हो गए, या फिर एलएनटी हो गया, या भारत फोर्ज हो गया, ये लोग बड़े एक्टिव हैं। और भी बहुत सारे प्लेयर्स जी, हैं महिंद्रा। प्राइवेट सेक्टर, जी। महिंद्रा हो गया, जेन टेक्नोलॉजी हो गया, अल्फा अल्फा समथिंग, अल्फा डिफेंस, ऐसे कई सारे। इनफैक्ट जी। इंडिया का जो स्टार्टअप है डिफेंस में बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा उसका वो हो गया, मीडियम लार्ज प्लेयर्स के अलावा। सो ये एक फायदा होगा प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग इन्वेस्टेड हैं डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। अब ये कहानी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि भारत को एक झटका लग चुका है ऑफ सिंदूर में, कारगिल में, और बीच में कई छोटे छोटे ऐसे एक्शंस हुए हैं जिसकी वजह से भारत का जो रिस्पांस है अपने दुश्मन के खिलाफ या अपने एडवर्सरी के खिलाफ, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है एमका का, अब उसमें 4 पार्टनर हो गए। पहले खाली एचएएल करता रहता था, डिले होता था। अब आप एस्त्रा की बात करिए, एस्त्रा मार्क 2 जो है, जो एडवांस सिस्टम है, ये PL-15 के, जो चाइना की जो मिसाइल है PL-15E एक्सटेंडेड रेंज वाली, उसके जवाब में ये बनाई गई है। और एक तरह से कहूंगा कि अब सिंदूर का डायरेक्ट आउटकम है कि हमने ये इस मिसाइल के ऊपर, मार्क 2 के ऊपर जोर दिया है। और दूसरी जो बात आपको बताऊंगा, जो प्रलय जो बन रही है 500 किलोमीटर की मिसाइल, जिसके ऊपर इंडस्ट्री में जाने का कुछ इरादा है, जी। ये मिसाइल भी ये मिसाइल भी इस्तेमाल हुआ था जब ये अपने डेवलपमेंटल फेज में था ड्यूरिंग ऑफ सिंदूर। तो मेरा कहने का मतलब, इनकी टेस्टिंग हो चुकी है, लाइव टेस्टिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये एकदम समझ लीजिए जैसे मार्केट में आई, डिफेंस मार्केट में जाएगी आगे। ब्रह्मोस जो है उसकी जो रेंज थी 390, अब 800 किलोमीटर कर दी गई है। 800 इसको किलोमीटर, न्यू जनरेशन ब्रह्मोस जिसकी बात करते हैं हम लोग, अब 800 किलोमीटर सुपरसोनिक मिसाइल, हगिंग द टेरेन, बिल्कुल मतलब जमीन से चिपक के चलने वाली ये मिसाइल है। किसी भी रडार को इसको रोकना एक तरह से नामुमकिन होता है। रुक भी सकती है, कभी कभार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन एक 99% सक्सेस रेट है ब्रह्मोस का। एक्यूरेसी में इसका कोई शानी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आपको बता दूं, आप सिंदूर में एक मस्जिद को बचाते हुए, मस्जिद के पीछे जाके फिर एक खिड़की के अंदर से टेररिस्ट कैंप को मारा गया। तो अब आप देखिए कितनी एक्यूरेसी है प्रिसाइज, ब्रह्मोस यस। ब्रह्मोस मिसाइल की। और देखा जाए तो एक अगर सही मानों में हम अपने आप को अगर एनालाइज करें, तो भारत में कौन सी तकनीक ऐसी है डिफेंस सिस्टम की जो पूरी तरह से परिपक्व है? वो है अब्दुल कलाम की मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें इंडिजिनस कंटेंट भर भर के भरा हुआ है। वो एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि हम बेधड़ल्ले से मतलब सेल कर सकते हैं। इसमें हमारे सप्लाई चेन्स मैक्सिमम हमारे पास हैं, कुछ एक हैं डिपेंडेंसीज हैं भाई। अब वो हमारा चिप उप का जो इलाका है, वहाँ थोड़ा हमारे को डिपेंडेंसीज बढ़ी हुई हैं। तो जी। मैग्नेट्स हो गया, चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, सिलिकॉन बेसिकली, वहाँ थोड़ी डिपेंडेंसीज है हमारी। धीरे धीरे उसको भी ओवरकम करने का तरीका निकाला जा रहा है। हो सकता है 1-2 साल में वो हो भी जाए, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज आ जाए। जो नैनो चिप्स होते हैं, 5nm चिप्स वगैरह होती हैं, वो बनना शुरू हो जाए। 28 का तो तकरीबन तकरीबन हमने कर ही लिया है, उसकी मशीन्स भी खरीद ली हैं। अब आगे उसको प्रोसेस कर करके हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा एक बातचीत हो रही थी एक सोवरेन AI हेड से, तो वो बता रहे थे इसके बारे में।
मेरा नाम भूल रहा हूँ, मिस्टर गुप्ता है, तो वो यूएस से आए इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। तो ऐसे उल्टे रिवर्स माइग्रेशंस भी हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं, या जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग वापस इंडिया आ करके इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें चौतरफा हमला हो रहा है। अब आप देखिए, खाली प्रलय से काम, ब्रह्मोस भी है, पिनाका जो कि बड़ी शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी, उसको 300 किलोमीटर की बना दिया गया है। अब इस मिसाइल का जो पिनाका जो है, इसका इफेक्ट टैक्टिकल बैटलफील्ड पे बहुत गहरा हो। तो हर लेवल पे, टैक्टिकल हो गया या मीडियम रेंज हो गई या स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो गया, हर लेवल पे भारत जो है मिसाइल्स की एक तरह से महारत हासिल कर रहा है। उसने देखा है कि वेस्ट एशिया में ईरान और यूएस इजराइल वॉर में, या इजराइल हमास वॉर में, या रशिया यूक्रेन की वॉर में मिसाइल्स का कितना अहम रोल चल रहा है। जी साथ ही ये भी देखा गया है कि ड्रोन्स जो हैं, इनका इनको निगेट करने के लिए हमको बड़ी बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं होगी। सुदर्शन चक्र जो बन रहा है उसका एक अलग काम है। उसका काम है बड़े बड़े हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा इंस्टॉलेशंस हैं, उनको बचाना। देश को एक जी ओवरऑल अम्ब्रेला है। लेकिन ये जो है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट आता है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से बात करी थी कि कुछ जो है वो सुदर्शन चक्र का जी एक मेजर हिस्सा है। वो एक तरह से S-500 की कैपेबिलिटी में आएगा। इसी से लिंक्ड है कि S-400 की जो 5वीं बैटरी है, वो भी नवंबर तक हमारे पास आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ से इस समय भारत के अंदर एयर डिफेंस पे बहुत जोर चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो खतरा सबसे ज़्यादा है वो एयर से आएगा। तो जी उसके खिलाफ अगर हमारा डिफेंस एकदम मजबूत है, ताकतवर है, तो हमारे पब्लिक, हमारी इंस्टॉलेशन उतनी सिक्योर रहेंगी। और जी साथ ही काउंटर एयर का भी हम लोग, काउंटर एयर डिफेंस का भी एयर हम लोग डिफेंस पे हम्म डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो एरियल सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो बिना रुकावट के दुश्मन के इलाके में जाएं और जो भी उनका इंटेंडेड टारगेट है उसको जी बर्बाद करें, उसको बर्बाद करें। तो ओवरऑल जी ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और बिल्कुल सर तीनों सेनाओं ने अपना इस पे क्या बोलते हैं, वो एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मोस लैंड भी है, ब्रह्मोस नेवी भी है, ब्रह्मोस एयर भी है। सो एक ग्रेट सर कॉमनैलिटी भी आ रही है। मेजर पार्ट सारे तीनों सिस्टम्स के एक जैसे होंगे। थोड़ा जी बहुत सर चेंजेस होते हैं फॉर एरियल डिस्पैच एंड फॉर नेवल डिस्पैच। तो इसलिए जी अब देखिए, ब्रह्मोस भी डुअल रोल वाली है। जी, बिल्कुल अगर अगर उधर ड्यूअल रोल है तो इधर भी ड्यूअल रोल है। सो इस तरह से हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी जो भारत मतलब पूरे उससे कह सकता है कि पूरे जोश के साथ, पूरे यकीन के साथ, कि एक टेक्नोलॉजी जो भारत की खुद की है, तो अब्दुल कलाम जी की मिसाइल टेक्नोलॉजी है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली we must salute Abdul Kalam for this, यस because he has given India an option जो कि अपने आप में एक एसिमेट्रिक फोर्स के लिए, एक बहुत एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी वाले देश के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, चाइना के बिल्कुल खिलाफ। जहाँ बिल्कुल तक सर सर पाकिस्तान अभी हेलो। हमने रिसेंटली देखा कि जनरल धीरज सेठ ने नॉर्दर्न कमांड विजिट किया। उसके बाद उन्होंने लेटर भी लिखा जिसपे उन्होंने बात भी की कि हम आइडियल सिनेरियो का इंतजार नहीं कर सकते, हमें रेडी रहना होगा। तो सर हमारे सामने मल्टी फ्रंट जो चैलेंजेस हैं, टू फ्रंट भी नहीं कह सकते, अब तो 3.5 हो गया, 2.5 की जिसकी बात की थी। अब सर जो मल्टी फ्रंट कंटिजेंसी अगर होती है तो जो मिसाइल रिप्लेनिशमेंट है वो कितना क्रिटिकल होने वाला है हमारे? देखिए, मिसाइल की एक बहुत अच्छी चीज मिसाइल के बारे में ये है कि मिसाइल, मैंने कहा, जहाँ तक इट इज द ओनली सिस्टम विच इज मोर और लेस इंडिजिनस है, मोर और लेस आत्मनिर्भर है। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गया, तो आपकी सर्च कैपेबिलिटी भी बढ़ गई। नहीं तो पहले आप खाली बीडीएल पे डिपेंड करते, या जी एक्स वाई जेड प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करते। अब क्योंकि इसमें तीन चार पांच मेजर प्राइवेट इंडस्ट्रीज
इस सिस्टम में घुस रही हैं, तो सब एक कैपेबिलिटी रखेंगे अगर हमको इमीडिएटली अपना मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाना हो, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे। जितने भी हमारे जो मिसाइल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होंगे, इनकी सिक्योरिटी, इनके लिए अलग से शेल्टर्स, हार्डन्ड शेल्टर्स, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो। बिकॉज दुश्मन क्या करता है, दुश्मन हम भी वही करेंगे और दुश्मन भी वही करेगा। दुश्मन सोर्स को मारता है। अमेरिका क्या कर रहा था ईरान के अंदर, तो ईरान ने क्या किया था, सब कुछ अंडरग्राउंड कर रखा था ताकि वो कंटिन्यू करे अपने मिसाइल प्रोडक्शन से। काफी नुकसान हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसने मिसाइल अपनी कुछ बचा के रख ली, जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो कहने का मतलब है, जब हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी तो कैपेसिटी की सिक्योरिटी भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे S-400 आ रहा है हमारे पास, S-400 तो आ गया, अब S-400 को कौन बचाएगा? तो S-400 को बचाने के लिए हम रशियन मिसाइल पैंटासीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जितने बड़े सिस्टम्स हैं, बड़े सिस्टम्स को मोबाइल होना पड़ेगा। जल्दी से शूट एंड स्कूट वाली जो पॉलिसी, यहाँ से फायर किया कहीं और चले गए, ताकि रिटर्न फायर उस पे ना आए। दुश्मन क्या करता है, सारे ड्रोन्स इकट्ठा भेजेगा ताकि आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के रडार वडार खुल जाए। जैसे ही रडार वडार खुलेंगे तो वो क्या करता है, नेक्स्ट लॉट वेव भेजेगा ड्रोन्स की, वो रडार्स को आपके डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे आपके रडार्स डिस्ट्रॉय, फिर वो नेक्स्ट लॉट ड्रोन्स का भेजेगा आपके जो टारगेट है, जिसको उसने टारगेट, रशिया में उसने, रशिया के खिलाफ उसने वही किया 18 जून को। पहली 1000 ड्रोन्स उसने उड़ाए थे उस दिन। पहली जो वेव ड्रोन्स की गई, उन्होंने क्या किया, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को, रडार वगैरह को सैचुरेट कर दिया, सारा फायर उधर हुआ। और उसी के पीछे पीछे जो सेकेंड वेव गई, वो सारी रिफाइनरीज पे चली गई, जिसकी वजह से रशिया का बहुत नुकसान हुआ। रिफाइनरीज वगैरह पे उनका तेल का प्रोडक्शन उनको रोकना पड़ा, अभी भी रुका हुआ है, वहाँ राशनिंग होती है तेल की। देखिए, सरप्लस नेशन अब राशनिंग कर रहा है तेल की, क्योंकि क्रूड से गाड़ी नहीं चलती है। ब्रेंट क्रूड जो होता है उसको रिफाइन करना पड़ता है, उन्होंने रिफाइनरीज को मारा। यही चीज हमको तैयार रहना पड़ेगा कि हमारे जो इन मिसाइल्स को चला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उनको खुले में तो अब बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। वी हैव टू मेक फुल प्रूफ शेल्टर, जहां इनका प्रोडक्शन बिना किसी रुकावट के हो सके, ताकि वो जो आप सर्ज की बात कर रही थी ना, कि कैसे हम लड़ाई के बीच में इसको बढ़ाएंगे, तो यही एक तरीका है जिससे हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसके कई बेनिफिट्स हैं, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा उसको इसके बारे में कि हम कैसे अपने अगर वॉर प्रोलॉन्ग होता है इस बार, तो ठीक है 4 दिन में खत्म हो गया, जरूरी नहीं कि अगली लड़ाई 4 दिन में हो, 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, 25 दिन में हो सकता है लिंगर ऑन करे। तो इसलिए हमको कंटिजेंसी के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए धीरज सेठ ने बोला कि आइडियल कंडीशंस कभी नहीं मिलती, और किसी लड़ाई में नहीं मिलेंगी। आप 62 देख लीजिए, 65 देख लीजिए, 71 देख लीजिए। 71 में जरूर हमने थोड़ा टाइम लिया, तैयारी करी 8-9 महीना, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जवाब दिया अपने दुश्मन का। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, सिंदूर में ऐसा नहीं हुआ। कोई बोल के तो नहीं बताएगा कि आज हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। सडनली अटैक हुआ, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो उस समय इनोवेशन, जुगाड़, सारी चीजें काम आती हैं। तो इसलिए भी ऑब्जेक्टिव सर अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग और जो स्ट्रेटेजी होती है उस हिसाब से होती है। हमको स्मार्ट फाइटिंग करने की जरूरत है। यस सर। स्मार्ट सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर प्राइवेट कंपनीज अगर ऐसे आती हैं तो कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफेंस है तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें होती हैं जिनको हमें एकदम सिक्योर रखना होता है। बहुत सारा सिक्योरिटी से जुड़ी सारी चीजें होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिंक्स और जो ओवरसीज पार्टनरशिप है उसको कैसे मतलब ये जो पूरा स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें कैसे स्क्रूटनाइज किया जाएगा, या कोई और भी डिफेंस प्रोग्राम है उसमें? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका का सिस्टम ले लीजिए। अमेरिका की सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट हैं, बट वो टोटली कंट्रोल्ड हैं डिफेंस से। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बोली है आजकल, पहले डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता था, उससे कंट्रोल्ड है। उनके पास रेजीम्स हैं, ITAR रेजीम है, EAR रेजीम्स हैं, जिसके थ्रू ये प्राइवेट
जो पार्टीज हैं इनको कंट्रोल करके रखते हैं। ये लोग अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर टेकन ऑन ओथ। वो सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी इनके सिस्टम्स के लिए। जो भी डिफेंस सिस्टम्स का काम करेगा, ही विल हैव टू गो थ्रू द सेम पॉलिसीज एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट गोज थ्रू इन टर्म्स ऑफ सीक्रेसी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। कई सारी चीजें उसको साइन करनी पड़ेंगी, जिसके लिए इफ ही सीन ब्रीचिंग इट, then the same action will be taken as it is taken against किसी आर्मी ऑफिसर के लिए या किसी नेवल ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट या पुलिस ऑफिसर। अगर वो कुछ दुश्मन की ओर काम करने की कोशिश करता है, स्पाइंग करता है, कोवर्ट एक्शन करता है, उनके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई होगी जैसे हम गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। हालांकि हर जगह कोई हर सिस्टम ब्रीच हो सकता है। अगर आप चाहें कि पब्लिक सेक्टर में तो सारे सिविलियंस हैं, कोई फौजी नहीं है वहां पे, तो काम करने वाले तो सारे सिविलियंस हैं। जो स्किल्ड मैन पावर है, अनस्किल्ड मैन पावर है, वो सारे के सारे सिविलियंस होते हैं वहां पे। तो इसलिए एवरीबडी विल बी बाउंड बाय दोज रूल, दे विल हैव टू साइन सर्टिफिकेट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का, जो आपने सही उसकी पहचान करी है। दूसरे जो चैलेंजेस होते हैं कि इनके खुद के इंटरेस्ट, प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, गवर्नमेंट धक्का झेल लेगी। गवर्नमेंट अगर कोई फेलियर होता है उसका धक्का झेल लेती है, प्राइवेट इंडस्ट्री फेलियर्स का धक्का नहीं झेल पाती है। तो वो उनको पुल आउट करने के बड़े चांसेस हैं कि दे माइट जस्ट से कि यार अब नहीं होगा, विल पुल आउट। सो इट इज देयर दैट गवर्नमेंट विल हैव टू होल्ड देयर हैंड्स इन सम फॉर्म कि ओके, डोंट पुल आउट, वी विल लुक फॉर अनदर वे टू डू दिस थिंग। सो बाय एंड लार्ज व्हाट विल हैपन इज, इंडिविजुअल को नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को सपोर्ट गवर्नमेंट जरूर कर सकती है, यानी उस प्रोग्राम को सपोर्ट जरूर कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये 2-3 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, कि इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ये ना ऐसा अगर होता है तो हाउ टू ओवरकम दैट। एंड प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस रखनी पड़ेगी इनके ऊपर, ताकि कोई उस तरफ जाए ही ना। सर्वेलेंस हो गया, ओवरवॉच हो गई, दे विल ऑल बी अंडर स्कैनर। और अगर भारत चाहे तो वो सुपर डुपर ओवरवॉच रख सकता है। प्रॉब्लम है कि हम लोग अक्सर ढीले पड़ जाते हैं। अब आप देखिए 1998 का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, अमेरिका तक को नहीं पता चला और हमने कर दिया उसको। yes, sir. और आपको पता नहीं है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, हमारी आर्मी के इंजीनियर रेजिमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व थी, कोई घर नहीं जाता। किसी को अगर फोन कॉल करना था, 3 लोग उसके ऊपर खड़े रहते थे कि वो बात क्या कर रहा है। इस तरह की चीजें एक्चुअली फॉलो करनी पड़ती, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजीम्स होती हैं। अगर कोई सेंसिटिव प्रोग्राम, सेंसिटिव नॉर्मल डिफेंस प्रोडक्शन में कोई इशू नहीं है, बट कोई सेंसिटिव प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, तो एवरी ह्यूमन बीइंग associated with that particular program will be put through a scanner, which probably उसकी जिंदगी में उसने कभी नहीं देखा होगा कि किस तरह से उसको स्कैन किया जाता है, किस तरह से उसके ऊपर ओवरवॉच हो जाता है। तो प्रीएम्प्टिव एक्शन भी बहुत जरूरी है। यस सर। तो सर इस बात से, तो जिस तरह से आपने बताया है, ऐसा लग रहा है कि क्या भारत जो है वो अमेरिकी स्टाइल एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर रहा है? देखिए, अमेरिकी तो नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत अपना ही एक मॉडल क्रिएट कर रहा है प्राइवेटाइजेशन का, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर कोऑपरेशन भी है और प्राइवेटाइजेशन की ओर मूड भी चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक रास्ता बनाया जा रहा है अपनी ही स्पीड से, ये ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में हमारे शॉर्ट टर्म चैलेंजेस कितने हैं, मीडियम टर्म चैलेंजेस कितने हैं, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस कितने हैं डिफेंस सिस्टम्स के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं वो हम तो सीधे इंपोर्ट पे जा रहे हैं, लेकिन जो मीडियम और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं उसमें हम देख रहे हैं अगर कोई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी परिपक्व है या होने वाली है, उसको मीडियम टर्म में हम प्राइवेटाइज करा रहे हैं। जैसे प्रलय हो गया, जैसे ये आपका क्या बोलते हैं, कुश हो गया, अस्त्रा हो गया, ब्रह्मोस हो गया। ब्रह्मोस का भी प्रोडक्शन तकरीबन अब शुरू ही हो गया, 800 वाला भी। सो कहने का मतलब ये मीडियम टर्म में आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आत्मनिर्भरता, जैसे HAL का सॉरी फाइटर प्रोग्राम हो गया,
और कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अप्रोच भी हो रहा है। अब जैसे जापान की गवर्नमेंट आई, जापान के प्राइम मिनिस्टर आई थी तकाइची, उनके साथ हमने जी। नेवल रडार एंटीना का एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेवल मैरीटाइम अवेयरनेस हमारी जो है बढ़ जाएगी, तो हम बाकी जो शिप्स हैं दुनिया के उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये क्वाड का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्वाड क्वाड में एक इनिशिएटिव लिया गया है, पहली बार एक कॉन्क्रीट इनिशिएटिव लिया गया है। एक्साइजेस के अलावा, एक्साइज वगैरह तो करते थे हम लोग, बट बायलेटरल ऐसे करते थे, बायलेटरल किया, क्वाड एज सच कभी नहीं किया। मालाबार भी किया तो 1 or 2 कंट्रीज ऑफ द क्वाड, एक तरह से क्वाड से लिंक था बट इट वाज नॉट लिंक्ड। बट मैरीटाइम अवेयरनेस हैज बीन फुली गिवन, इंडियन ओशन की हैज बीन फुली गिवन टू इंडिया एज पार्ट ऑफ द क्वाड चार्टर। तो इससे हमारा दुश्मन भी घबराएगा तो सही भाई कि क्या हो रहा है ये दुनिया में, ठीक है ना। आज ही एक ग्लोबल रैंकिंग निकली है, ग्लोबल पावर परसेप्शन, यानी कि दुनिया क्या सोचती है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो उसमें नंबर 1 पे इस समय चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए है, फिर जर्मनी है, फिर ऐसे कई सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है। भारत 12वें नंबर पे है, यूएई के पीछे। तो मैं तो बोलता हूँ कि पता नहीं किसने ये ग्लोबल पावर इंडेक्स परसेप्शन बनाया है। अच्छा हुआ उसने कम से कम बांग्लादेश को हमारे ऊपर नहीं डाला। तो ये तो लोगों की परसेप्शन है कि भारत का क्या वो है। तो हमको ऐसी ऐसी जो खबरें आती हैं, ट्विटर पे चल रही है इस समय, काफी घूम रही है, वायरल हो रही है, इनका सिरे से नकारना चाहिए कि भाई these are all wrong, these are all incorrect perceptions don't win wars। आपकी हार्ड कैपेबिलिटीज, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, मिलिट्री में इक्विपमेंट में हो, चाहे वो आपकी लीडरशिप में हो, आपके ह्यूमन कैपिटल में हो, हर चीज को मिला करके आपका परसेप्शन बनता है। आज तक भारत ने कोई भी लड़ाई हारी नहीं है 1962 को छोड़ के, ये किसी को नहीं दिखता है। अमेरिका हर लड़ाई हारता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को छोड़ के, ये किसी को नहीं और दिख रहा फिर है। सुपर पावर है। रशिया हर लड़ाई हार रहा है एक्सेप्ट 1-2 को छोड़ के पिछले कई सालों से, ये किसी को नहीं दिखता है। भारत कम लड़ता है, लेकिन लड़ता है तो जीतता है। तो ये अगर लोगों को पता चल जाए, लोगों को कन्वे हो जाए, जबरदस्ती की लड़ाई भारत नहीं लड़ता कि जबरदस्ती जाके कूद जाओ कुएं में भाई हम भी लड़ेंगे, ये तो पागलपंती हुई ना। जहां हमारा इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट के ऊपर खतरा होगा वहां हम लड़ेंगे। हमारा इंटरेस्ट है सोवरेनिटी अपनी बचा के रखना, अपना अपना जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में किसी न किसी तरह से पहुंचाना, जो कि हम कर रहे हैं। किसी ने एक ट्वीट निकाला है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कि प्रधानमंत्री जी का 1 महीने का आइटनरी दी है घूमने की, शायद आपको पता होगा, आप ट्विटर पे देखिएगा। वो किसी ने निकाली है कि भैया टूरिज्म हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि इन विजिट्स में क्या क्या निकल के आया है। चाहे वो नॉर्डिक विजिट्स हो, चाहे वो वेस्ट एशिया के विजिट हो, चाहे वो यूरोप के विजिट हो, चाहे वो अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के विजिट हो, हर विजिट से। अब इंडोनेशिया गए तो वो क्या बोलते हैं, पूरी पूरी हलवा खाने नहीं गए, वहां से ब्रह्मोस का एक फर्म ऑर्डर लेके आए हैं। जब तक हम रेवेन्यू नहीं जनरेट करेंगे, अगला अपना डिफेंस सिस्टम आगे कैसे बढ़ाएंगे, अपने डिफेंस की ग्रोथ कैसे करेंगे। तो आई थिंक पीपल आर इन इंडिया आर वेरी वेरी नाइव, बिल्कुल ही मैं कहूँगा बच्चों की तरह ये लोग ट्वीट निकालते हैं और समझते नहीं है कि भारत को क्या मिल रहा है इससे। सो विद दैट आई थिंक आज का हमारा डिबेट और डिस्कशन आई थिंक काफी अच्छा रहा। बाकी आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। सर ये तो वही है, जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना ही सोच सकता है। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी देश की यात्रा पे जा रहे हैं तो टूरिज्म है, क्योंकि राहुल गांधी तो सिर्फ वेकेशन पे ही जाते हैं, तो उनको लगता है सिर्फ वेकेशन पे ही बाहर जाया जाता है। उनको नहीं पता कि दूसरे देशों के साथ संबंध बनाकर कैसे देश को आगे बढ़ाना है, आने वाले जो चैलेंजेस है उनको कैसे ओवरकम करना है। तो दोस्तों, मिसाइल की हमने आज बात की और भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक लंबा सफर तय किया, पृथ्वी से अग्नि, ब्रह्मोस से एस्ट्रा और अब प्रलय। लेकिन 21st सेंचुरी जो है वो वॉरफेयर ने एक उस हमने देखा है कि अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सपोज किया है।
बेस्ट वेपन होना इनफ नहीं है, आपके पास कितना वेपन है, कितना फास्ट प्रोडक्शन है और कितनी रैपिडली जो इन्वेंट्री है वो आप रिप्लेनिश कर सकते हैं, ये इक्वली डिसाइसिव है। और यहाँ पर प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री को मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में डीपर रोल देने की जो रिपोर्टेड हम प्लानिंग की बात करें, जो इसी प्रोडक्शन चैलेंज का आंसर ये हो सकता है। तो कंपटीशन कैपेसिटी बढ़ा सकता है, प्राइवेट कैपिटल न्यू फैक्ट्रीज यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, सप्लाई जो चेन है वो एक्सपेंड हो सकती है और एक्सपोर्ट जो है वो उसको भी स्केल किया जा सकता है। लेकिन मिसाइल सेक्टर में स्पीड के साथ साथ सीक्रेसी भी यहाँ पर चाहिए होगी और एफिशिएंसी के साथ साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। प्राइवेट प्रॉफिट के साथ हमें नेशनल जो प्रायोरिटीज हैं उनको भी आगे रखना है और कंपटीशन के साथ स्ट्रेटेजिक और स्ट्रिक्ट जो ओवरसाइट है वो भी हमको चाहिए होगी। तो बहुत अहम डिस्कशन रहेगा और सर आपने इस पर सारे ही अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, आपको भी बहुत धन्यवाद।